अभी लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं, लोगों के पास सुविधाएं ज़्यादा मिल रही हैं, लोग और अच्छा कर रहे हैं, तो कंपटीशन का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो आप ब्लेम नहीं कर सकते हो एजेंसी को, आप खुद पे इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो। अगर आपने 140 स्कोर किया तो 180 कैसे लेकर आए। और अल्टीमेटली आपको जो गोल आपने डिसाइड किया अचीव करने के लिए, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आए हों, चाहे एसएससी की करने आए हों, चाहे आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई भी एग्जाम आप क्रैक करना चाह रहे हो, वो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। बच्चा बाहर तैयारी करने के लिए आ गया, 1-2 साल तक उसने तैयारी करी, अब वो अपने घर जाता है तो घर के जो आसपास के लोग हैं और जो रिलेटिव हैं वो उससे पूछते हैं कि बेटा अभी तुम्हारा सिलेक्शन हुआ नहीं क्या। तो बड़ा एम्बेरसिंग फील होता है उस बच्चे को अंदर से, और उन लोगों का यही काम ही होता है बार बार पूछना कि बेटा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस सिचुएशन को वो बच्चा कैसे हैंडल करे आपके अकॉर्डिंग? हाँ, मैंने देखा हुआ, वो एक चाय पिलाएंगे लेकिन जितनी गर्म चाय आपको देंगे उतनी आपकी जलाएंगे। जी बिल्कुल। अपनी परफॉर्मेंस को दोबारा से एनालाइज करो, अपने एफर्ट्स को दोबारा से एनालाइज करो और अपने प्लानिंग में अकॉर्डिंगली चेंजेस लाओ, ताकि अगली बार जब आप घर जाओ तो आपके कंधे पे रैंक हो या आपके पास कोई ना कोई पद मिला हो। एक मैम है अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उन्होंने बोला था नेवर फॉल इन लव, जस्ट राइज इन लव। मैं ग्रेजुएशन के टाइम में एयरविंग कैडेट था, तो एक हमारे सीओ साहब थे, तो उन्होंने एक बात एक दिन बोली थी जब हम कैंप्स में थे, जब हम प्रिपेयर कर रहे थे ऑल इंडिया वायुसैनिक कैंप के लिए। मैं लखनऊ में ही 5 पेयर स्क्वाड्रन में कैडेट था। तो उन्होंने बोला था कि कर्म ऐसे करो जो करना ही फल लगे। व्हेन यू आर डीमोटिवेटेड ना, तो आप उस समय स्ट्रेटजी बनाओ, अपनी प्लानिंग करो, अपने एफर्ट्स को री एनालाइज करो, अपने एफर्ट्स को दोबारा से ऑर्गेनाइज करो और एक बेहतर इंसान बनकर, एक बेहतर एस्पिरेंट बन के आप बाहर उभर कर आओ। फिर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, आजकल इंडिया में क्वैक साइकोलॉजिस्ट बहुत है। हर कोई जिनके पास साइकोलॉजी की डिग्री नहीं है वो क्या करेंगे, मैं लाइफ कोच बन गया। आजकल लाइफ कोच मतलब जगह जगह आपको देखने को मिलता है। एंड दे आर डूइंग मोर डिससर्विस देन सर्विस दे आर सपोज टू प्रोवाइड। दूसरा, जो पैसे आपके पीछे लगा रहे हैं आपके माँ बाप, उनको प्राउड फील कराने के लिए भी काम करना है यार। दैट इज ए पार्ट ऑफ द शो, तो आपको ये लेना पड़ेगा। ये थैंक यू सो मच। और भाई अगर कोई आपके लिए काम कर रहा है, कम से कम एक लाइक सब्सक्राइब तो कर दो। ओके, इससे आपका कुछ भी नहीं जाता। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका टीएसएस के एक और ख़ास एपिसोड पर। और आज के इस एपिसोड के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं सचिन जी। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है साइकोलॉजी से। तो आज इनसे बात करेंगे, तो बिना किसी देरी के सचिन जी से बात करते हैं। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ आए। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इट्स रियली ऑनर फॉर मी एज वेल एज प्रिविलेज फॉर मी। ओके, तो आज का ये जो आपके साथ मेरा पॉडकास्ट है ये स्टूडेंट की समस्या के ऊपर फोकस्ड है पूरा। और इसमें जो सबसे पहली समस्या है वो ये है कि जो फाइनेंशियल वीक स्टूडेंट होते हैं उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि ट्यूशन फीस को लेकर आती है, और जो बुक्स वगैरह हैं वो उनको परचेज करनी होती हैं, रेंट देना होता है, फूड मील्स पे खर्चा करना होता है, ट्रांसपोर्टेशन पे करना होता है, पर्सनल एक्सपेंसेस भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन वो क्या है, फाइनेंशियली वीक हैं और वो स्टडी भी कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ों पर सेम टाइम में वो कैसे फोकस करें, आप इसका सल्यूशन बताइए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट चाहते होंगे कि अगर मैं फाइनेंशियली वीक हूँ तो मैं कैसे मैनेज करूँ अपनी स्टडी और एक्सपेंसेस दोनों को। देखिए, अब आपने तो प्रॉब्लम बता दिया कि वो फाइनेंशियली वीक है। दो तरह के बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। एक बैकग्राउंड के बच्चे जो प्रिविलेज बैकग्राउंड के आ रहे हैं, जिनके साथ में फाइनेंशियल का कोई भी सीन नहीं है। लेकिन दूसरी तरह का बैकग्राउंड है जो फाइनेंशियली वीक है, जिनके साथ में थोड़े से फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आ रही है। और आपने प्रॉब्लम बता दिया कि फूडिंग का है, अकोमोडेशन का है, ये सब है। तो पहला तो स्टेप ये होता है कि भाई आप एक्सेप्ट करो कि आप एक फाइनेंशियल वीक बैकग्राउंड से आ रहे हो और आपके सामने जो चैलेंजेस हैं, जो समस्याएं निकल कर आ रही हैं, वो प्रिविलेज बैकग्राउंड वाले के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा हैं। और अल्टीमेटली आपको जो गोल आपने डिसाइड किया अचीव करने के लिए, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आए हों, चाहे एसएससी की करने आए हों, चाहे आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई भी एग्जाम आप क्रैक करना चाह रहे हो, वो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले आप एक्सेप्ट करो कि भाई आप फाइनेंशियली वीक हो। उसके बाद इस प्रॉब्लम पे काम करने की ज़रूरत है। तो एक तो ऑप्शन ये आता है कि जब भी स्टूडेंट आता है उसको ये सबसे पहले ये जोड़ने की ज़रूरत है कि भाई उसके पास रुपए घर से आ कितने रहे हैं। या तो जीरो आ रहे हैं,
अगर जीरो नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए अलग समस्याएं होंगी, अगर जीरो आ रहे हैं तो अलग समस्याएं होंगी। तो आप ये देखो कि भाई आपके पास कितने रुपए आ रहे हैं, फिर दूसरा आप ये देखो कि आपको कितने रुपए और कमाने हैं जिससे आपकी जो डे टू डे एक्सपेंसेज हैं या और भी जो एक्सपेंसेज हैं वो मीटअप हो जाए। अगर आपको घर से 4,000 रुपये मिल रहे हैं और 8,000 में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं तो फिर आपको 4,000 के बारे में ही सोचना है, क्योंकि अभी से आपको 40,000 या 4 लाख रुपए नहीं कमाने हैं, वरना फिर आप नौकरी जो पाना चाहते हो आप वो नहीं पाओगे, उसमें समस्याएं आ जाएंगी। तो आप उतने रुपए के जुगाड़ के लिए आप काम करना शुरू करो। तो उसके लिए आप होम ट्यूशन्स ले सकते हो। अब जो बच्चे गांव से आ रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या आती है लैंग्वेज की। अब आप पढ़ रहे हो, आप 10th में हो, आप 12th में हो, आप ग्रेजुएशन के समय तैयारी करने आ रहे हो, आपको ये तो पता होना चाहिए आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो। अगर आपको पता है तो पहले से ही आपको मालूम होना चाहिए कि आगे जब ये प्रॉब्लम आएगी तो उसके बारे में हम क्या करेंगे। अगर आपको होम ट्यूशन्स लेना था, आपको ये पता था इंग्लिश समस्या आएगी, तो अभी से आप स्टार्ट करना शुरू करो। आप किताबें लो, लोगों से 10 से 15 दिन आप जो किताबें 9, 10th, 11, 12th में चल रही हैं उसको आप पढ़ो, समझो, तभी तो आप किसी गार्जियन को जाओगे और आप कहोगे कि हाँ मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, है ना। फिर आप अकेले सब कुछ ना करना चाहो, आप कोलेब्रेशन में भी काम करो। कोई ट्यूशन क्लासेस चला रहा है, आप उससे बात करो कि भाई मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, एक मौका आप मेरे को भी दे दो, या 2nd का बच्चा मिल गया, 3rd का मिल गया, 6th का मिल गया, 10th का मिल गया, भाई मेरे को भी एक मौका दे दो। फिर वहाँ से आप अपना ग्राउंड बनाना शुरू करें। दूसरी चीज़ें हैं कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। अब पार्ट टाइम जॉब आपको ऐसा करना है जिससे आपकी जो मेन प्रॉब्लम फाइनेंसिस की आ रही है वो मीटअप हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ आपकी खुद की जो पढ़ाई है वो अफेक्टेड ना हो उससे। बिल्कुल। अब आप जॉब कहाँ ढूंढोगे? जॉब तो आप वहाँ ढूंढोगे जब आपके कॉन्टैक्ट अच्छे होंगे। तो आप अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाओ, आप सर्च करो, लोगों से बातें करो, पूछो कहाँ पे क्या क्या जॉब है, उन जॉब्स को आप कर सकते हो। तो 2 सबसे आसान तरीका है जो मेरे को लगता है वो करना चाहिए। इससे आपकी जो समस्याएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। और तीसरा, आपको मेहनत करना ही करना है। बिल्कुल, वो तो है ही। लेकिन मोस्टली क्या देखा जाता है कि जब बच्चा बाहर आता है तो उसे होम ट्यूशन कहीं मिलती नहीं है, और वो इतना वेल स्किल्ड होता भी नहीं है कि होम ट्यूशन पढ़ा पाए। तो इस तरह वो कैसे मैनेज करे कि ना तो उसके पास स्किल है और वो चाहता तो है पढ़ाना, लेकिन वो चाह कर भी पढ़ा नहीं पाता है। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक रहेगा? पहला, अगर आपको पता आपके अंदर स्किल नहीं तो आपको स्किल डेवलप करनी है। इसीलिए मैंने बताया कि अगर आपको पता है कि आप फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपको यहाँ आने के बाद प्रिपरेशन नहीं करनी कि अब मैं स्किल सीख लूँ, अब मैं सीख लूँ। आपको 9, 10, 11, 12th में जब आप हो, आपको पता है 4 साल बाद आपको घर छोड़ के जाना है, तब आपको पैसे की समस्याएं होंगी। उसी समय से आपको ट्रेन करना है अपने आप को। फिर आपने बोला कि भाई उसको होम ट्यूशन नहीं मिलते हैं। होम ट्यूशन आपको एक रात में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, चाय वाले से बोलो, पान वाले से बोलो, जो आसपास में रेस्टोरेंट वाले हैं उनसे बातें करो, जो दुकान है फार्चून की दुकान उनसे बोलो कि भाई मैं पढ़ाता हूँ बच्चे को, कोई बच्चा हो तो आप बताइएगा। तो जिनके दुकान पे आप बार बार जा रहे हैं तो एक बार वो आपको जानने लगते हैं। फिर जब भी कोई आता है तो वो बता देते भाई हमारे पास एक बंदा है जो पढ़ाने के लिए विलिंग है। उसके साथ साथ आप खुद के आप चाय 10 रुपए की चाय पीने के स्थान पे आप 10 रुपए का 10 प्रिंट आउट निकलवा के आप लगवा लो, कॉन्टैक्ट मी फॉर होम ट्यूशन ऑन दिस नंबर, ऐसे करके आप कर सकते हो। फिर जो भी होम ट्यूशन की क्लासेस ले रहा है आप उससे भी बात करो, क्योंकि एक इंसान 8 ही घंटे 10 घंटे काम कर रहा है, हो सकता है वो कई सारे बच्चों को छोड़ दे रहा है, इसलिए क्योंकि उसके पास समय नहीं है। आप उससे जुड़े रहोगे तो फिर वो आपको बच्चे देता जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो मेन पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। मतलब पढ़ाई भी देखनी है और मतलब पार्ट टाइम जॉब भी करनी है। तो बच्चे क्या कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता है पढ़ाई करने में, जब मैं जॉब करके आता हूँ तो बड़ा थक जाता हूँ, बिल्कुल पढ़ाई मन नहीं लगता है। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें बच्चे? मन नहीं लगता तो पढ़ना है पहली चीज़ है, और पढ़ने के लिए आपको अपनी रुचि बढ़ानी है। हाँ, ये समस्या आती है कि उसको जॉब भी मैनेज करना है, उसको अपनी पढ़ाई भी करनी है, और दोनों इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। तो आपको ऐसा रूटीन इस तरह से सेट करना है जिसमें दोनों चीज़ें हो जा रही हैं। इसीलिए मैंने शुरू में ही बोला था कि अगर प्रिविलेज बैकग्राउंड वाले घर के बच्चे को 10,000 मिल रहा हो, 10,000 में अच्छी पढ़ाई करके वो अच्छी नौकरी उठा ले रहा है, और आपके घर वाले आपको 3,000 या 4,000 रुपये दे रहे हैं, यानी और गेटिंग 3,000 4,000 रुपीज़ पर मंथ, तो आपको 6,000 रुपये के लिए मेहनत करनी ना कि आपको अभी 60,000 रुपये की मेहनत करनी है।
तो 6,000 की मेहनत के लिए अगर आप 2 घंटे होम ट्यूशन भी पढ़ाओगे लखनऊ जैसे सिटीज में, तो एक बच्चे का मिनिमम आप 3,500 से 4,000 रुपये मिल जाएंगे। आप 9-10 को मैथ्स पढ़ाओगे, वही सेम मैथ्स आपको SSC के भी एग्जाम्स में आएंगे, वही सेम मैथ्स आपको CDS में भी आएंगे। करेक्ट है ना, वही सेम नॉलेज आपको कंपटीशन में भी यूटिलाइज होगी, वही सेम नॉलेज आप CSET दोगे UPSC के लिए, वही सेम मैथमेटिक्स आ रही है। जी। तो आप 2 घंटे 3 घंटे निकाल सकते हो। तो आपने अपना पढ़ाई का एक शेड्यूल बना लिया और अपने जॉब का एक शेड्यूल बना लिया, बीच में खाने पीने का जो है वो बना लिया, और मॉर्निंग 4 to नाइट 10 या 10:30 या 11 आप अपना रूटीन सेट कर लो कि 2 घंटों या 3 घंटे हमें पढ़ाने हैं। अगर आप चाहो कि 8 घंटे आप तैयारी करो और 8 घंटे आप जॉब करो, तो थोड़ी सी समस्याएं आएंगी। तो आप ये देखो कि आपको सिर्फ अपने एक्सपेंसेस मीटअप करने हैं या कमा के घर भी भेजना है और पढ़ाई भी करनी है, फिर ये अलग सिचुएशन बन के आ जाएगी। तो फिर ये है, अगर कोई 6 घंटे सो रहा तो आपको 3 ही घंटे सोना पड़ेगा। एकेडमीज में भी बंदे 3-3 घंटे सोते हैं, फिर भी अपनी 1.5 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करके जाते हैं। करेक्ट। तो उस तरह से आप काम करना शुरू करो। अच्छा, एक समस्या और स्टूडेंट की होती है, वो मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे कि क्या होता है कि बच्चा बाहर तैयारी करने के लिए आ गया, 1-2 साल तक उसने तैयारी करी, अब वो अपने घर जाता है तो घर के जो आसपास के लोग हैं और जो रिलेटिव हैं वो उससे पूछते हैं कि बेटा अभी तुम्हारा सिलेक्शन हुआ नहीं क्या, तो बड़ा एम्बेरसिंग फील होता है उस बच्चे को अंदर से, और उन लोगों का यही काम ही होता है बार बार पूछना कि बेटा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस सिचुएशन को वो बच्चा कैसे हैंडल करे आपके अकॉर्डिंग? हाँ, मैंने देखा हुआ, वो एक चाय पिलाएंगे लेकिन जितनी गर्म चाय आपको देंगे उतनी आपकी जलाएंगे। जी बिल्कुल। वो चीज़ होती है। देखिए, आपकी क्या प्रोग्रेस रही है ये आपको पता है, आपने कितना मेहनत किया ये आपको पता है, आपको अभी कितने एफर्ट्स लगाने ये भी आपको पता है। तो एक समय में अगर आप चाहो कि आप एफर्ट्स भी लगा रहे हो, दूसरे समय आप ये टेंशन लेके चल रहे हो कि गांव वाले या घर वाले क्या पूछेंगे, तो समस्याएं आनी है। इनकेस अगर वो पूछते हैं तो आप अपनी रियल प्रोग्रेस बता सकते हो, सच बोल दो कि भाई मैंने एग्जाम दिया था, इतने नंबर से रह गए, मैं थोड़ी सी और मेहनत कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट एंड आई विल बी एबल टू डू इट। है ना, विद इन अ ईयर और विद इन 2 years और विद इन 3 years जो भी है। उनकी बातों को लेकर परेशान नहीं होना है। बहुत पुराना, कोई पुरानी फिल्म आई थी, उसका गाना था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप हर किसी को जवाब नहीं दे सकते हो ना, आपको हर किसी को जवाब देना भी चाहिए। कहीं पे मुस्कुरा के वहीं से चले भी जाना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, हम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, ऐसे करके आप चले जाओ आप। लेकिन खुद को ये समझाते जाओ कि उन्होंने जो पूछा है वो एक जेन्युइन क्वेश्चन है। अगर वो आपके मजे लेने के लिए भी पूछ रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, अगर वो कंसर्न, केयर, लव, रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है। अब उनके क्वेश्चंस से समझो, अपनी परफॉर्मेंस को दोबारा से एनालाइज करो, अपने एफर्ट्स को दोबारा से एनालाइज करो और अपने प्लानिंग में अकॉर्डिंगली चेंजेस लाओ, ताकि अगली बार जब आप घर जाओ तो आपके कंधे पे रैंक हो या आपके पास कोई ना कोई पद मिला हो, और वही कल को आपके बर्थडे में स्टेटस भी लगाएंगे फिर। करेक्ट। सिलेक्शन के बाद तो ऐसे ऐसे लोग निकल के आ जाते हैं जो कभी जानते ही नहीं, मतलब आप ही ने उनको कभी देखा नहीं होगा, ऐसे ऐसे लोग मतलब आपसे रिश्ता जोड़ लेते हैं। आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आएंगे, आप देखोगे भाई ये बंदा कब मिला था मेरे को। करेक्ट है ना, कि हैप्पी बर्थडे सर, ये हुआ वो हुआ, और जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो फिर आपको कोई बर्थडे, आपका खुद का दोस्त का वो स्टेटस भी ना लगाए, मैसेज भी ना कराए, पड़ेगा आपको, है ना, कि आज भाई बर्थडे है मेरा, आ जाओ। हार्डली आपके पास जो आपसे सबसे क्लोजेस्ट आपका फ्रेंड होगा, जो आपकी गर्लफ्रेंड अगर है तो होगी, आपके घर वाले वो आपको फोन कर देंगे, रिलेटिव फोन कर देंगे, लेकिन हर कोई नहीं। जहां आप सिलेक्ट हुए वहां पे आपको, आपके पीछे 10 लोग पड़ेंगे, लाइन लग जाएगी, फिर लाइन लगती रहती है ना। बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसे पार्ट टाइम जॉब की बात हो रही थी, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या होता है कि कोई जैसे पार्ट टाइम जॉब करना शुरू भी कर देता है, लेकिन उसके जो जानने वाले दोस्त होते हैं वो उसे थोड़ी, मतलब कह सकते हो कि निचले स्तर से देखते हैं, अरे ये तो जॉब कर रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है, पता नहीं कहाँ जॉब कर रहा है। तो इस सिचुएशन में उसे लगता है कि यार मैं फाइनेंशियली वीक हूँ और ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में वो क्या करे? पहली चीज आपको ये समझना है कि भाई अगर वो आपको, है ना, एक निचले स्तर से देख रहे हैं या सोच रहे हैं या आपका मजाक उड़ा रहे हैं, भाई उनको, उनका काम है यार, उनको करने दो, वो जिसमें खुश उसमें खुश रहने दो। दूसरा, वो आपको खाने के लिए नहीं दे रहा है,
करेक्ट। है ना। तीसरा, आपको खाने के लिए देंगे भी नहीं अगर वो आपके मजे ले रहे हैं, तो आपके लिए वो मैटर ही नहीं करने चाहिए ना। आपके लिए मैटर क्या करना चाहिए, आपके थॉट प्रोसेसेस में क्या चलना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को आगे क्या करना है, और आगे चल के और क्या क्या समस्याएं मेरे सामने आ सकती हैं, उन समस्याओं का मुझे क्या समाधान निकालना है। आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, ना कि आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि भाई वो मेरा मजा ले रहा है। तो मतलब आप कहीं ना कहीं यू आर शिफ्टिंग योर फोकस, है ना, फ्रॉम पॉजिटिव थिंग टू समथिंग विच इज निगेटिव एंड अफेक्टिंग यू ऑल द टाइम। तो अपना फोकस पॉजिटिव से निगेटिव पे शिफ्ट ही नहीं करना है। आपको यही रहना कि भाई अगर आपने आज लक्ष्मीकांत निपटा ली तो आप स्पेक्ट्रम के बारे में सोचो ना कि आप इसके बारे में सोचोगे कि मेरे दोस्त ने क्या मजाक उड़ाया मेरा। करेक्ट। आपका अटेंशन मैटर करता है, आप किस पे फोकस कर रहे हैं वो मैटर करता है। अगर आप ध्यान दे रहे हैं कि कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो मतलब आप कहीं ना कहीं उस चीज से अफेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल Correct. आदमी होता भी है, लेकिन आपको यही तो आर्ट ऑफ लिविंग है। यही तो आपको सीखना है कि भाई आप कैसे अपने अटेंशन को डाइवर्ट करें। जब आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे अपने गोल के प्रति तो आप डाइवर्ट जल्दी नहीं होंगे। कोई चीज़ आपको अपनी तरफ ज़्यादा खींच रही है तो आप उसी तरफ जाएंगे ना फिर। करेक्ट। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आई टेक वन मोर मिनट, कि आपको अगर पता है कि आपके पापा जी की तबीयत खराब है और दूसरी तरफ आपका दोस्त बुला रहा है चल भाई चाय पी के आते हैं, तो नेचुरली आप जाओगे अपने पिताजी की तरफ, बिल्कुल, है ना। तो वैसे ही है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक्सीलेंट। आपके चेहरे पे क्या खुशी लाएगी और आपके माता पिता के चेहरे पे, आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव्स के चेहरे पे क्या खुशी लाएगी, आपके इसके बारे में सोचना है ना। विजुलाइज करो आप। विजुलाइजेशन भी बहुत अच्छी टेक्निक है। विजुलाइज करो कि भाई मैं सेलेक्ट हो गया हूँ और आज मैं यूनिफॉर्म पहन के आ रहा हूँ और सब खुश हैं, प्राउड फील कर रहे हैं। आप ये करो। करेक्ट। अच्छा, आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि बच्चा जब बाहर तैयारी करने के लिए आ जाता है तो कई सारे मतलब डिस्ट्रैक्शंस भी उसके साथ साथ आते हैं। जब वो मतलब अपने गांव से बाहर आता है, नई नई चीज़ें देखता है, हर चीज़ को ज़्यादातर ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, तो क्या होता है कि बहुत सारे जो डिस्ट्रैक्शन हैं वो उसे परेशान करने लगते हैं या वो भी उसमें मतलब हस्तक्षेप करता है बच्चा। तो क्या होता है कि जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला जो चक्कर चलता है वो भी कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ गलत नहीं है। मैं इस पे बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करे अच्छे से। इधर तो उसका एक रिलेशन है वो भी है और इधर उसकी पढ़ाई भी है, तो वो इससे अफेक्ट ना हो, पढ़ाई इससे अफेक्ट ना हो और वो पढ़ाई से अफेक्ट ना हो। तो दोनों चीज़ों को कैसे हैंडल करे बच्चा? अरे एक मैंने है ना, एक मैंने वो पढ़ा हुआ था, उसमें था कि आगे सफर था पीछे हम सफर था, चलते तो हम सफर छूट जाता, रुकते तो सफर छूट जाता। क्या बात है। पर इस समय आपके लिए सफर ज्यादा जरूरी है, हम सफर को आप साथ में लेके चलो, है ना। देखिए डिस्ट्रैक्शंस तो आते हैं, मैं मानता हूँ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। नया नया बच्चा आया है, हो सकता है उसको घूमने का मन कर रहा हो। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ रिलेशनशिप की वजह से नहीं आते हैं, नहीं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारे हैं ना जी। क्योंकि अभी आपने पूछा हुआ है रिलेशनशिप को लेके कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके लिए क्या ज़्यादा सेटिस्फाइंग है, क्या ज़्यादा जरूरी है। वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। आप गर्लफ्रेंड बना रहे हो, बॉयफ्रेंड बना रहे हो, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे आपको प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है, आपका फोकस कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। आपका कहीं ना कहीं आपको 1 घंटे 2 घंटे आपको दिन में निकालने पड़ेंगे उसके लिए, लेकिन वो सेटिस्फाइंग नहीं है। वो सेटिस्फाइंग इसलिए नहीं है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस को रोक रही हैं। अगर वो आपकी प्रोग्रेस को रोक रही हैं तो फिर आप उस पर ध्यान ही क्यों दोगे। करेक्ट। आप गर्लफ्रेंड भी ऐसी बनाओ या बॉयफ्रेंड भी ऐसे बनाओ जो प्रोग्रेसिव इन माइंड है ना। मेरी एक मैम है अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। उन्होंने बोला था नेवर फॉल इन लव, जस्ट राइज इन लव। क्या बात है। तो कहने की बात यही है कि भाई आपको प्यार में गिरना नहीं, प्यार में साथ में उठना है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स रहे हैं जिनकी रिलेशनशिप रही है और वो यूपीएससी भी करेक्ट हैं, बिल्कुल। उसके साथ साथ में मैंने देखा हुआ है कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उसी को बनाओ ना जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। पहली चीज तो ये आप कोशिश करो ना ही बनाओ, सबसे अच्छा ऑप्शन है, सबसे अच्छा इससे ऑप्शन अच्छा है। मुझे कोई ऑप्शन नहीं लगता है ना, ये अनुभव बोल रहा है, सबसे अच्छा ऑप्शन है। हाँ, क्योंकि आप मैं ना अकेला बनाओ। हूँ, बहुत खुश हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। ये सब चीजें करने के लिए आपके पास बहुत सारे मौके मिलेंगे। द मोमेंट यू, है ना, यू गेट सिलेक्टेड समवेयर, द मोमेंट यू अचीव सम गुड ऑब्जेक्टिव, यू बिकेम एन ऑफिसर, तो उसके बाद आपके पास इतने रिक्वेस्ट आएंगे, आप परेशान हो जाओगे किसको आप चूज करें।
करेक्ट। तो अभी 1 साल 2 साल की सर बात है, 1-2 साल आप रुक जाइए। अगर आप नहीं भी रुक पा रहे हैं तो आप मैनेज करना सीखिए। आप उसको बताइए आपके लिए क्या ऑब्जेक्टिव है। अगर वो जरूरी है तो उससे भी ज़्यादा जरूरी आपका सफ़र है। करेक्ट। तो आप उस अपनी फोकस को वहीं पे, अटेंशन अपने आप को वहीं पे डालना है। बार बार उसी के बारे में सोचना है कि मेरे को ये करना है, मेरे को जॉब पानी है, मेरे को यूनिफॉर्म पाना है, या मेरे को IAS बनना, वही करना है। उस पर आपको डाइवर्ट नहीं होना है। कुछ क्वेश्चंस और हैं मेरे पास जो आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित हैं, तो मैं चाहूँगा हाँ। कि आप अरे आप उनका पूछो। भी आंसर करिए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको अब तक मिली सबसे सुंदर सीख कौन सी है और वो आपको किसने दी? मैं ग्रेजुएशन के टाइम में एयरविंग कैडेट था, तो एक हमारे CO साहब थे। ओके। तो उन्होंने एक बात एक दिन बोली थी जब हम कैंप्स में थे, जब हम प्रिपेयर कर रहे थे ऑल इंडिया वायुसैनिक कैंप के लिए। मैं लखनऊ में ही 5 PPR स्क्वाड्रन में कैडेट था। ओके। तो उन्होंने बोला था कि कर्म ऐसे करो जो करना ही फल लगे। इसका मतलब क्या है? आप आसान शब्दों में समझिए। जनरली लोग काम करते हैं कुछ फल पाने के लिए ना। जी। तो जैसे वो काम कर रहे हैं सैलरी पाने के लिए, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि सैलरी मिल जाएगी। लेकिन आप वो काम करो जो आपको करना बहुत अच्छा लगता हो। क्या बात है। आपके लिए इंपॉर्टेंट वहां पे सैलरी नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट वहां पे काम है। कर्म है। ओके, तो मतलब वो खुद भी एक फाइटर पायलट रहे थे, तो हमारी ट्रेनिंग हो रही थी BHU वाराणसी में। तो हम वायुसैनिक के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो वो अपनी जॉब को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। वो बहुत ही ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहते थे। उनका इन्वॉल्वमेंट इस तरह से था कि ही वॉज द पर्सन जो हमें मॉर्निंग रनिंग के लिए ले जाते थे, ग्राउंड में मिलते थे। और वही एक ऐसे भी इंसान थे जो सुबह में हमें ड्रिल भी कराते थे। वही ऐसे भी थे जो हमें फ्लाइंग के सब्जेक्ट पढ़ाते थे, हेल्थ हाइजीन पढ़ाते थे। शाम को वही हमें हेल्थ टेंट पिचिंग भी सिखाते थे। सुबह से शाम हमारे साथ में ही रहते थे। और शाम को मैंने देखा कि जब कैंप फायर हो रहा था तो हमारे साथ जमीन पे बैठ के खाना भी खा रहे थे। अरे वाह। तो मैंने पूछा, मैंने बोला सर आप तो अफसर हो। तब वहीं पर उन्होंने ये बात बताई थी क्या बात। कि मेरे लिए यही मेरा कर्म है और यही मुझे फल लगता है। बहुत बड़ी बात है ये एक्चुअली में। और उन्होंने और भी कई सारी चीज़ें उसमें बताई कि जब आप लाइक करते हो किसी भी काम को तो आपका इन्वॉल्वमेंट 100% हो जाता है, आपका कमिटमेंट 100% हो जाता है, आप पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो उस काम के लिए। फिर आप नए नए तरीके भी निकालते हो जिससे आप उस प्रोसेस को एंजॉय भी ताकि करें, और साथ ही साथ में आप नए नए चीज़ों से ताकि आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी कॉम्पिटेंसी भी बढ़े। ओके। और कहीं ना कहीं वही था कि हमें भी शुरू में लगता था ड्रिल करना, पसीने गिर रहे थे, दर्द भी होता था पैर में, फ्लाइंग का भी पढ़ना होता था, हमें बुरा लगता था। लेकिन बाद में हम इंजॉय करने लगे उसको। और यूपी फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया सेकंड आई थी, और फ्लाइंग में हमारी ट्रॉफी आई थी जो कभी नहीं हुआ था। और जो एवरेज स्कोर था हमारा फ्लाइंग का, आज तक उतना कभी किसी ने नहीं। तमिलनाडु हमेशा से 450 स्कोर करता था, हमने 650 की लीड ली थी। क्या बात है। सेकंड पे हमेशा 430 440 वाले होते थे। तमिलनाडु 450 460 से फर्स्ट आता था। हम 650 लेकर आए थे, आज तक वो रिकॉर्ड बना हुआ। क्या बात है। अब वो शायद टूट रहा हो ना टूट रहा हो, लेकिन उस समय का तो रिकॉर्ड बन गया था। क्या बात। और ओवरऑल हम फर्स्ट टाइम सेकंड आए थे। क्या बात है। और उतने मेडल्स कभी नहीं आए थे यूपी डायरेक्टरेट के लिए जितने उस समय हमारे आए। तो आई थिंक आपकी जो लाइफ का मेमोरेबल मोमेंट होगा वो शायद यही होगा। वही था, मतलब जिस दिन हमारा रिजल्ट अनाउंस हो रहा था तो मेरा खुद का ही दोस्त है, उसको ब्रॉन्ज मेडल मिल गया फ्लाइंग में। ओके। और हम सब स्टेट में मेडलिस्ट थे। जैसे मुझे सिल्वर मिला हुआ था फ्लाइंग में, तो जब उसको मिला तो बहुत खुशी हुई। उसके बाद जब फ्लाइंग की ट्रॉफी मिली तो खुशी हमारी दुगनी होती चली गई। क्या बात। और जैसे ही ये आया कि हम सेकंड पे आ गए हैं ऑल इंडिया, तो हम सब चिल्लाते हुए वी डिड इट चिल्लाते हुए गए। और ये हमें पता नहीं था, क्योंकि जब पहले दिन गए थे तो हमारे ये पंजाब दिल्ली हरियाणा वाली बेल्ट जो होती है, इन्होंने बोल दिया था यार ये ना यूपी के भैया लोग आ गए। वहाँ चिल्ला गए, हम सब कह रहे भाई हाँ हैं भैया, सबके भैया हैं। क्या बात। ओके। बेंड भी कराया था हमें बाद में वहाँ पे 2 सेकंड के लिए, अलग चीज है। ओके। मतलब जो प्राउड था वो डेट कैन नॉट बी level डिस्क्राइब इन वर्ड्स। बहुत खुशी हुई थी तब। अच्छा मोमेंट भी है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आपको मूवी देखना पसंद है कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। मूवी देखता हूँ।
अच्छी लगती हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्योंकि इसी से संबंधित है इसलिए मैंने पहले आपसे पूछ लिया कि आपको पसंद है या नहीं है। तो क्वेश्चन इज विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई? मैंने लक्ष्य देखी थी। ओके। तो लक्ष्य जो मूवी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जो रोल प्ले किया था करण शेरगिल का, लेफ्टिनेंट करण शेरगिल था, बाद में उसको एक्टिंग कैप्टन बनाते हैं, वो बहुत अच्छा लगा था। आई थिंक ऋतिक रोशन है। ऋतिक रोशन वॉज द हीरो इन दैट मूवी एंड ही प्लेड द रोल ऑफ लेफ्टिनेंट करण शेरगिल। तो कैसे उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो उसको एक सीख मिलती है कि आप वो करो जो भी आप करो बहुत अच्छे तरीके से करो। तो डायलॉग होता है, एक अच्छा सा लड़का, मतलब एक अच्छा वेल एस्टेब्लिश फैमिली से लड़का होता है जिसके लाइफ में कोई गोल नहीं होते हैं, फिर वो डिसाइड करता है, एक गोल अपना बनाता है और बाद में बिल्कुल जो लाइफ वो जी रहा था उससे अपोजिट लाइफ चूज करता है। मजे से जी रहा होता है, बिल्कुल जैसे होते नहीं है कूल ड्यूड टाइप के, वैसे जी रहा होता है। फिर बाद में वो फौज चूज करता है। उसमें भी शुरू में उसको इंटरेस्ट नहीं आता, बाद में उसको इंटरेस्ट जनरेट होता है। तो जो उसकी पर्सनालिटी दिखाई गई थी कि एक बंदा जो अपने गोल को एक बार चूज कर लिया उस पर स्टिक रहता है, इवन दो हिज फादर डज नॉट वांट टू ज्वाइन हिम टू है ना, ज्वाइन इंडियन आर्मी। तो उसके फादर चाहते नहीं थे, फिर भी उनके भी खिलाफ हो जाता है। रिलेशनशिप इश्यूज जाते हैं, उसमें भी वो जेंटलमैन बना रहता है। कबीर सिंह नहीं बनता है कि गर्लफ्रेंड छोड़ दी किसी और को पकड़ लो बाद में रियलाइज हो यार आई लव हर, है ना, तो वो नहीं बनता। ही वाज ट्रू जेंटलमैन। अपने काम के लिए कितना पैशनेट रहता है, कितना फोकस्ड रहता है। रिलेशनशिप इश्यूज भी आते हैं, उसमें भी कितना पेशेंस रखता है। उसमें बाकी भी जो कैरेक्टर थे, जैसे अमिताभ बच्चन ने कर्नल का निभाया हुआ था, यूनिट कमांड कर रहे होते हैं, उसको भी अपने बंदों पे कितना भरोसा होता है कि हमारे बंदे कर देंगे। 48 आवर्स दिए गए थे, बोलता है हमारे बंदे अभी भी लड़ रहे हैं। वो सब चीज़ें बहुत थी। जो तजुर्बे की बात करते हैं तो एक सूबेदार मेजर का कैरेक्टर निभाया था ओमपुरी ने, उनका भी था कि भाई वास्तव में एक्सपीरियंस क्या कहता है, तजुर्बा क्या होता है, वो दिखाता है। जो ब्रदरहुड होता है, जो टीम एफर्ट्स होते हैं, और बहुत ज़्यादा उस मूवी में मेरे को लगता है हाइप अप नहीं किया गया था चीज़ों को। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। क्या बात है, और बहुत अच्छी मूवी, मुझे भी अच्छी लगती है मूवी काफ़ी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डू यू बिलीव इन मोटिवेशन? क्या आप मोटिवेशन में बिलीव करते हैं? श्योरली आई बिलीव इन मोटिवेशन। ओके। और जब आप डिमोटिवेट हो जाते हैं तो आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं उस समय? डिमोटिवेशन एक है ना स्टेट ऑफ माइंड है ना, कि ठीक है कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप डिमोटिवेटेड हो, और स्पेशली ये तभी आता है व्हेन यू आर नॉट एबल टू क्लियर सम एग्जाम, व्हेन यू आर नॉट एबल टू मीट अप सम गोल जो आपने पहले से ही तय कर रखे हैं। तो इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड जिसको चेंज किया जा सकता है। जो मैं करता हूँ, आई टेक सम ब्रेक। जैसे अगर मुझे कोई फेलियर मिली, ब्रेक ले लो, घूम लो। एक्सप्लोरिंग प्लेसेस एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि आप घूमो, वहाँ के कल्चर को जानो, वहाँ के प्लेसेस को देखो, वहाँ की ब्यूटी को देखो, पहचानो। अब ये भी नहीं है कि आप डीमोटिवेटेड हो गए। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप डीमोटिवेट हो गए तो आपने बस 4 बोतल खोल दी और 4 सिगरेट जला दिए, वो नहीं करना है ना। वो करना ही नहीं है। आप डीमोटिवेटेड होते हैं तो उस समय आपको यही सोचना है कि आगे ये स्टेट ना आए तो मुझे इस पे क्या काम करना है। आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होना चाहिए वहाँ पर। तो थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, घूमता हूँ, प्लेसेस को एक्सप्लोर करता हूँ। अगर मैं जैसे मैं एक बार वहाँ पे था, ये कौन सी प्लेस है, कर्नाटक, मैसूर में था, तो मैं मुंबई एक बार चला गया, एक बार चेन्नई चला गया, अभी बेंगलोर में था तो मुन्नार चला गया। आप बैठो, रेस्ट करो, ब्यूटी को एंजॉय करो। जो फेलियर उसके बारे में आप ना सोचो। ठंडी हवाएं भी फील करो यार, वो भी बहुत अच्छा लगता है। लखनऊ में हो तो गोमती के किनारे बैठ जाओ, लेकिन 4 दोस्तों को लेकर ना बैठो। व्हेन यू आर डीमोटिवेटेड ना, तो आप उस समय स्ट्रेटजी बनाओ, अपनी प्लानिंग करो, अपने एफर्ट्स को रीएनालाइज करो, अपने एफर्ट्स को दोबारा से ऑर्गेनाइज करो और एक बेहतर इंसान बनकर, एक बेहतर एस्पिरेंट बन के आप बाहर उभर कर आओ। विच एक्टर और एक्ट्रेस डू यू लाइक मोस्ट? जिसको देखता हूँ वही पसंद आ जाती है। जो भी एक्ट्रेस होती है वही पसंद आ जाती है। नहीं, फिर भी मतलब है ना, होता है ना कि ये वाली फेवरेट है।
शुरू से मैं अक्षय कुमार को बहुत लाइक करता था। अक्षय कुमार। और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस में काजल अग्रवाल आई थी। अच्छा, साउथ की है ना? हाँ हाँ, साउथ की है, वो बहुत पसंद थी मेरे को। बाद में हिमानी सिसोदिया है, वो आपने टाटा स्काई का ऐड देखा होगा ना, वो बड़ी अच्छी लगती थी। ओके, क्या बात है। अच्छा, वो मूवी वगैरह में आई नहीं कभी। मैंने तो ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ आपके मुंह से, है ना जी। हिमानी सिसोदिया। एक्सक्लूसिव चीज है ना ये सब। ओके। जिसको सब देखे उसको हम क्यों देखें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही, जिसको सब देखेंगे उसको हम नहीं देखेंगे। चलिए, तो अगर आपको किसी भी एक हीरोइन के साथ डेट पर जाने का मौका मिले तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? पहली बात तो मिलेगा ही नहीं। अगर मिल जाए तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? हिमानी के साथ जाएंगे। ओके, हिमानी जी। हाँ हाँ, अभी शादी भी ना हुई उसकी। बाकियों की शादी हो चुकी है, बच्चे भी हो गए हैं। एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिड वुमेन। ओके, अच्छी बात है। तो अब कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस हैं। हाँ, आप बताइएगा आपके लिए इनका अर्थ क्या है ना, कि आपके अकॉर्डिंग इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है। तो अभी आपने बोला था कि आप मैरिज वाली लेडीज में इंटरेस्टेड नहीं है। तो पहला वर्ड यही है, मैरिज। आपके अकॉर्डिंग मैरिज का क्या अर्थ है? दो एहसासों का बंधन। ओके, नेक्स्ट है सक्सेस। इट्स अ प्रोसेस, तो यू हैव टू एंजॉय द जर्नी ऑफ इट। नेक्स्ट है लव। राइज इन लव, डोंट फॉल इन लव, इंस्टेड ऑफ इट राइज इन लव। ओके, ब्रेकअप। वही फिर आपको IAS OAS बनना चाहिए। मतलब ठुकरा के मेरा प्यार वाला सिस्टम है। नहीं, ब्रेकअप वगैरह होता है तो अच्छी चीज़ है। एक मतलब एक अच्छा आपको अनुभव मिला, इमोशनल लेवल पे आपकी एक अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी, है ना। टाइम टू आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा वक्त है जहाँ पे एक बार आप दोबारा से सोचो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज फेलियर। इससे बेहतर कोई वर्ड नहीं है। क्या? ये हर बार आपको बेटर बनाता है। मैं SSB जा रहा था तो मैं शुरू में बहुत फेल होता था, और जितनी बार गया उतनी बार बेटर बनता चला गया। क्या बात है। तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। फेल होना बहुत जरूरी है। अगर आप फेल नहीं हो रहे तो फिर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे हो। करेक्ट, ये तो बिल्कुल। फेल होने का अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो फिर आप छत से कूद रहे हो। कर रहे बच्चे 98% लाते थे, 92% पा गए, कूद गए। क्या मतलब है भाई, हम सब इतने बेशरम बन चुके हैं, आज कुछ भी कितनी भी बेइज्जती हो जाए हमें फर्क ही नहीं पड़ता। इतनी बार फेल हो चुके हैं। ओके। और आज जो कुछ भी है फेल होने की वजह से ही है। ओके, अच्छा, बहुत सारे लोगों के लिए ये शायद आंसर जाना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि फेलियर की बात भी हो रही है। तो मैं आपसे थोड़ा सा, आप मतलब हल्का ब्रीफ में बताइएगा, हाउ टू मैनेज फेलियर। पहला स्टेज आता है एक्सेप्टेंस का, कि आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ आपसे ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। दूसरा, एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं, आप जैसे आप ये एक्सेप्ट करो कि भाई आप एक एग्जाम में फेल हुए हो, या आपको ये फील हो रहा है आप जिंदगी में फेल हुए हो। एग्जाम में फेल होना चलता है, आप दोबारा पास हो जाओगे, लेकिन जिंदगी में फेल होना नहीं चलता। करेक्ट। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अपनी जिंदगी भी एंजॉय करनी है, एक जिंदा दिल इंसान बन के। आप एनालाइज करो सिचुएशन को, इंट्रोस्पेक्ट करो कि आपने कहाँ पे गलतियां की। क्योंकि सिर्फ ये ब्लेम करने से कट ऑफ ज़्यादा चली गई, भाई कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, नो डाउट। अभी लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं, लोगों के पास सुविधाएं ज़्यादा मिल रही हैं, लोग और अच्छा कर रहे हैं, तो कंपटीशन का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा, तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो आप ब्लेम नहीं कर सकते हो एजेंसी को, आप खुद पे इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो। अगर आपने 140 स्कोर किया तो 180 कैसे लेकर आए, तो इंट्रोस्पेक्ट करो। फिर तीसरा स्टेज आपका आता है कि आपको अपनी जो इंट्रोस्पेक्शन से कहाँ कहाँ फेल हुए, क्यों फेल हुए, जो आपको कमियां पता चली, उसको आप सुधारने के लिए क्या काम कर रहे हो। उन कमियों को सुधारने के लिए आपको कितने एफर्ट्स लगाने हैं, आपने पहले कितने लगाए थे और आपको आगे कितना लगाना है। वो आइडियल और रियल सेल्फ में कांग्रुएंसी बैठानी है। साइकोलॉजी में एक टॉपिक है, उसमें जितनी ज़्यादा दूरी होगी आइडियल और रियल सेल्फ में, उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्य से दूर होंगे। तो धीरे धीरे आप अपने कदम आगे बढ़ाएं। आपको पाथ चुनना है कि कौन से पाथ से आपको वो ऑब्जेक्टिव पाना है।
आपको क्या कहाँ मेहनत ज़्यादा करनी है, उस चीज़ पे आप ध्यान दें। फिर दुखी नहीं रहना, जो मेरे कहने, अब आपने 5 चुन लिया तो आप काम भी कर लोगे, इम्प्लीमेंट कर दो, लेकिन एक और चीज़ मैं कहूँगा कि आपको दुखी नहीं रहना, क्योंकि अगर जहाँ आप दुखी हुए हैं वहाँ पे आपके एफर्ट्स लगने हो सकते अगर कम ना हो, लेकिन उसमें जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नहीं, इंटेंसिटी है, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, अफेक्ट करती हैं चीज़ें, अगर आप चीज़ें अफेक्ट तो करती हैं, ये तो श्योरली अफेक्ट करती है, यही तो जीना सीखना है ना, तभी तो अफेक्ट करती, सबके लिए अफेक्ट करती है। वो था सीसीटीवी वाला ओनर सिद्धार्थ, वॉट एवर नेम उसका जो भी नाम था, आप देखो उनके लिए अफेक्ट की थी ना चीजें, सिद्धार्थ शुक्ला शायद नाम है ना, जो भी नाम उनका रहा हो, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, पर उनको यही सोचना चाहिए कि भाई अगर चीजें खराब हुई तो अच्छी भी तो होंगी। करेक्ट। अगर शाम आई है तो सुबह भी तो आएगी, लेकिन सुबह लाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। प्रकृति सिर्फ अपने हिसाब से चल जाता है, जीवन अपने हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से चलना चाहिए। आपको खुद का चार्ज लेना है ना, फिर आपको उसके बारे में सोचना है कि अगर दुखी हो रहे हो तो फिर उसके लिए आप थोड़ा सा समय निकालो, ब्रेक लो, अपने आप को खुश कैसे करना है इसके बारे में भी तो सोचो। करेक्ट। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको अपने लाइफ को डोमेन में बांटना है। अगर आप अपने लाइफ को 100% आपका है, अगर आप 90% अपनी लाइफ को करियर ही समझ लिए हो तो फिर आप दुखी होना पक्का है। भाई घर वाले हैं, उनसे भी तो बात करके खुशी मिलती है। बिल्कुल मिलती है। गर्लफ्रेंड है, उससे भी बात करके आपको खुशी मिलेगी। आप गेम्स स्पोर्ट्स में रहोगे, वहां पे भी तो आपके दोस्त हैं। आप मूवीज देखना आपको पसंद है, 10% खुशी वहां से भी तो आप उठा लो। तो करियर को 10 से 20% ही दोगे, तभी 20% की खुशी अगर 100% में से निकल गई तो भी 80% बहुत होता है खुश रहने के लिए। अगर आप यही मान लो कि भाई यही सब कुछ है तो फिर nobody can help you out, even God can not help you। तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपके लिए जरूरी क्या है। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ना ज्यादा, मूव ऑन ज्यादा अच्छा है, ऑप्शन है। नहीं वाकई बहुत अच्छा है। दुखी रहना सबको अच्छा लगता है आजकल, हर कोई दुखी स्टेटस लगा रहा है, पोस्ट कर रहा है, ये है वो है। भाई बता दे, ज्यादा दुखी किसी साइकोलॉजिस्ट की मदद आप ले लो। करेक्ट। किसी काउंसलर से बात कर लो, अपने अच्छे जेन्युइन फ्रेंड से बात कर लो। एक और समस्या आती है, जैसे अच्छे दोस्त भी नहीं है लोगों के पास। बिल्कुल। अच्छा अभी आपने काउंसलर की बात करी थी, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और थोड़ा सा निकल के आ जाता है एक्चुअली में, क्योंकि आजकल के ज़माने में जब से ये मतलब इंटरनेट का ये बूस्ट हुआ है, हर कोई काउंसलर बना बैठा है। मतलब हर कोई तो एकदम स्टार्ट हो जाता है कि मैं आपको गाइड करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो हाउ टू चूज राइट काउंसलर? ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए बेस्ट क्या है ना। आप मोबाइल लेने जाते हो, अब आईफोन 60,000 का है, वैसे ही फीचर्स के एंड्रॉयड आपको 30 में मिल जा रहे हैं, फिर आप आईफोन क्यों चूज कर रहे हो? आप सोचते होगे ना, सबके अपने अलग अलग रीजंस होंगे। आप लावा ना लेने की बजाय आप सैमसंग ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? आपके अपने अलग अलग रीजन होंगे, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। आपको ये पता होना चाहिए आपको सर्विसेज अच्छी कौन दे रहा है। आप सर ये बताओ कि आप कोई ऐसे कंपनी का मोबाइल लोगे जो इंडिया में जिसका सर्विस सेंटर ही ना हो? बिल्कुल नहीं लेंगे। नहीं लोगे ना। अगर उसका सर्विस सेंटर अच्छा है, आपको प्रॉपर सर्विसेज मिल रही, तो आप वहीं से लोगे ना। फिर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, आजकल इंडिया में क्वैक साइकोलॉजिस्ट बहुत है। हर कोई जिनके पास साइकोलॉजी की डिग्री नहीं है वो क्या करेंगे, मैं लाइफ कोच बन गया। आजकल लाइफ कोच मतलब जगह जगह आपको देखने को मिलता है। एंड दे आर डूइंग मोर डिससर्विस देन सर्विस दे आर सपोज टू प्रोवाइड। बहुत ज्यादा डिससर्विस कर रहे हैं। आप अगर आपकी ये खुद की जिम्मेदारी है कि आप पहचानें कि किसके पास डिग्री है, कौन ज़्यादा सर्टिफाइड है, किसके पास ज़्यादा स्किल है, किसका इंस्टीट्यूशन ज़्यादा अच्छा चल रहा है, ये आपको कोई और बताने नहीं आएगा। जब आप हर चीज़ में दिमाग लगाते हैं तो इसमें आप दिमाग क्यों नहीं लगाते हैं? आप फिजिकल अनहेल्दी होते हैं तो आप अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाते हो कि स्टोन की प्रॉब्लम, तो आप बहुत अच्छे यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, आपकी किडनी में दिक्कत हो गई, आप ढूंढते हो। तो वैसे ही आपका मेंटल हेल्थ भी तो इंपॉर्टेंट है, आप उसके लिए अच्छे काउंसलर, अच्छे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आप क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? आप किसी ऐसे बंदे का सहारा ले रहे हो जिसकी, हाँ मैं मान सकता हूं सर कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी,
बातें बड़ी अच्छी करता होगा, लेकिन उसके अंदर वो प्रोफेशनल कंपिटेंसी नहीं होगी जो एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट के अंदर है। करेक्ट। तो ये आपकी खुद की भी जिम्मेदारी है कि आप उनको पहचानो। अगर आप नहीं भी जानते हो तो आप आसपास में देखो, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट होगा, आप वहाँ पे जाओ, वो सब भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी अब लखनऊ में जितने प्रोफेसर हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ओपीडी लगती है, बच्चे आते भी हैं, आप उनसे मिलो। जिनके मेंटल हेल्थ सेंटर्स आप वहाँ पे जाओ, विजिट करो। और फिर आपने बोला ऑनलाइन सर्विसेज भी है, आजकल गूगल बाबा सब कुछ बता रहा है। भाई गूगल सब कुछ बता रहा है, गूगल आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है जितना आपको देना चाहिए, लेकिन हो सकता है कई सारे पहलू ऐसे हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था। वो पहलू एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट ही बता सकता है। ओके, अच्छा, अभी आपने बताया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में काफ़ी साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो ये सेवा प्रदान करते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है? अगर कोई मान लो आम इंसान जानना चाहे तो क्या इसका प्रोसीजर होता है? आप डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी जाइए, वहाँ पे ऑफिस में आप बात करिए। ओपीडी डे वाइज शेड्यूल है, किस टीचर का किस दिन है। आप वहाँ से जिनके अंडर आपको कराना, आप उनसे बात करिए। वहाँ पे JRF SRF होंगे, आप उनसे बात करिए। जो भी उन्होंने अटेंडेंट बना रखा, आप उससे बात करिए। ओपीडी आप अपनी शेड्यूल करिए, उस टाइम पे आप जाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है। क्या बात है। कोविड के टाइम में हमारे डिपार्टमेंट ने टेली कॉलिंग से भी सर्विसेज प्रोवाइड की, कि कोविड के टाइम पे कोई कहीं जा नहीं सकता था, तो जो बेस्ट हो सकता था हमारा डिपार्टमेंट किया था, अभी भी कर रहा। इसका कोई चार्ज आज नहीं पड़ता है, कोई भी आम इंसान जा सकता है? कोई भी आम इंसान जा सकता है, किसी को भी ले जा सकता है, कोई चार्जेस नहीं है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सबसे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। ओके, काफी अच्छी जानकारी आपने। पर एक और चीज मैं बताऊंगा कि जब कभी भी आप कहीं पे जाते हैं, है ना, ये तो फ्री ऑफ, जहां अब फैजाबाद में बच्चा बैठा है या बलिया में बच्चा बैठा है, वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ तो नहीं है ना। करेक्ट। तो आपको निकल के ऐसे अच्छी जगहों पे आना पड़ेगा। आपको पता करना पड़ेगा कि भाई आपके गांव में कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं तो बाहर कहाँ पे है। पैर में चोट लगती तो आप दिखाने आते हो ना लखनऊ, तो दिमाग में लग रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई दिमाग। एक बार पैर कट जाए तो आप झीलोगे, और दिमागी समस्याएं आ रही हैं तो आपको सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। तो मैं जो भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई मेंटल इशू है, आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी है, तो आप विदाउट हेजिटेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी जाइए, और वहां पे आपका अच्छे से मार्गदर्शन होगा, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपसे चार्ज भी नहीं लगेगा, जैसा कि अभी सचिन जी ने बताया। क्यों ना? हाँ, आप वहाँ जा सकते हो, और भी कई सारे सेंटर्स हैं जो प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, और इस वीडियो के अंत में अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। जो भी मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि आपकी खुद की लाइफ है, आपको इसका चार्ज लेना है, अपनी परिस्थितियों को समझना है। परिस्थितियों में अगर कोई समस्याएं आ रही हैं, उसका समाधान आपको खुद निकालना है। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आपको दूसरों की मदद भी लेना है, हेल्प लेना कुछ भी बुरा नहीं होता। उसके साथ साथ में आपको, क्योंकि ये आपका स्टूडेंट ओरिएंटेड था, ज़्यादातर स्टूडेंट की प्रॉब्लम पे शुरू में हमने बात की कि अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, उसका आप समाधान निकालने के बाद आपको अपने गोल्स को ध्यान में रखना है कि भाई आखिर आपको लाइफ में करना क्या है। ऐसे ही नल्ला नहीं घूमना। यू आर नॉट सपोज टू बम अराउंड द प्लेसेस, यू आर सपोज टू लिव योर लाइफ विद सो मच सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। जीवन में दो ही चीज़ें होती हैं कि आपको खुश रहना और सेटिस्फाइड रहना। तो आप देखो, दूसरा जो पैसे आपके पीछे लगा रहे हैं आपके माँ बाप, उनको प्राउड फील कराने के लिए भी काम करना है यार। आपकी खुद की ज़िंदगी सिर्फ नहीं है, आप और भी लोगों से एसोसिएटेड हो, तो अपनी ज़िंदगी को तो बेहतर बना ही रहो, प्लस साथ ही साथ में माँ बाप ने जो सेक्रीफाइसेस किए उसको भी नहीं भूलना है। तो आप हर बार सोचो कि भाई आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या किया और आपको रिटर्न में क्या देना है। इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। तो आप पढ़ो, आगे बढ़ो, ज़िंदगी भी जियो, सिर्फ तैयारी ही ना करते रहो। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नए नए कलर्स ऐड करो, इंटरेस्ट आप देखो, अपनी हॉबीज़ बनाओ, आप खुश रहो, और हर दिन को ऐसा जियो जैसे आपका आखिरी दिन हो। और ये कहना आसान है ना, लेकिन आप एफर्ट्स लगाओगे तो आप जी लोगे। अब फालतू में दुखी नहीं रहना यार। स्टेटस लगाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दुखी रहने का कोई मतलब नहीं। खुश रहो, चीज़ें जल्दी से भूलना सीखो, लोड लेकर नहीं चलना, इसके बारे में आप ध्यान दो। और एक इफेक्टिव लाइफ, एक बैलेंस लाइफ जीनी है।
जिसमें आप खुद एक एज एन ऑफिसर आप उभर कर आ रहे हो, आप खुद की लाइफ का चार्ज ले रहे हो, प्लस साथ ही साथ में आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जो सबके बारे में सोच रही है। आप सबको साथ में लेके चल रहे हो, एक टीम प्लेयर बनो, अकेले चलने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके। तो आई होप आपकी एडवाइस लोगों को समझ में आएगी और उनकी लाइफ बदलेगी। और आप हमारे शो पर आए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आपका, आपने हमें बुलाया और पेशेंटली आपने हमें सुना। और आपके इस वीडियो के माध्यम से जो स्टूडेंट हैं उनकी कई सारी समस्याएं सॉल्व भी होंगी, क्योंकि इस वीडियो का गोल ही यही था कि स्टूडेंट की समस्याओं को सॉल्व करना। तो आई होप कि स्टूडेंट की बहुत सारी समस्याएं आपने सॉल्व करी हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और आगे भी शेयर करिएगा, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा उपहार है, अगर आप इसे लेंगे तो इसकी जरूरत नहीं है। अरे नहीं, दैट इज ए पार्ट ऑफ द शो, तो आपको ये लेना पड़ेगा। ये थैंक यू सो मच, आपका भी एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर अगेन। और भाई अगर कोई आपके लिए काम कर रहा है, कम से कम एक लाइक सब्सक्राइब तो कर दो। ओके, इससे आपका कुछ भी नहीं जाता। जैसा कि सर ने कहा है कि आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इस चैनल के सारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।